कर लो ऐसे, हाँ अच्छे से राउंड राउंड कर लो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखे गाइस, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अर्नव क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सामने दिख रहा है कि हम लोगों को उसकी जो वर्बल स्टीमिंग है, हम लोग उसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि फिर से अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं, अर्नव का जो स्टीमिंग इशू है वो ओनली एंड ओनली वर्बल स्टीमिंग है। वर्बल स्टीमिंग जो अभी तक चल रही है, वर्बल स्टीमिंग के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे बच्चे में जो वर्बल स्टीमिंग है वो किस वजह से है, वो ऑडिटरी की वजह से है या ओरल की वजह से है। हम लोग ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है गाइस, मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं होता है। मुझे हमेशा लगता है कि सम टाइम से ऑडिटरी की वजह से है, सम टाइम से ओरल की वजह से है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ये कहीं पे लिखा नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये महसूस होता है कि हो सकता है कि ये चीज़ दोनों की वजह से ही हो रही हो सकता है कुछ बच्चों में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ ऑडिटरी है, लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि दोनों ही प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन हम लोग फॉलो करते हैं, लाइक ओरल के लिए जो हम लोग मसाज ट्राई करते हैं, या ऑडिटरी के लिए जो हम लोग म्यूज़िक, ईयरफोन म्यूज़िक है उसको जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम दोनों ही तरीक़ों को यूज़ करें। बिकॉज अगर किसी की भी वजह से है तो हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी भी म्यूज़िक से ही होता है। अब जब उसकी वर्बल स्टीमिंग इस हद तक बढ़ गई है कि हम लोग लिटरली टेंशन में आ गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं, स्टिल म्यूज़िक ही हेल्प कर रहा है। जितनी देर आप म्यूज़िक लगा के रखते हो वो काम रहता है, इतना ज़्यादा वर्बल स्टीमिंग नहीं होता है। बट प्रॉब्लम ये है, हर टाइम हम लोग उसको म्यूज़िक नहीं दे सकते हैं। उसको स्कूल भी जाना है, उसको मार्केट में जाना है, उसको वॉकिंग करने जाना है, तो हर टाइम तो उसके लिए हम लोग म्यूज़िक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यस, जितना टाइम हम लोग प्रोवाइड करते हैं उतना टाइम उसको शांति मिलती है, वो रिलैक्स रहता है, कम से कम कुछ तो सुकून मिलता है जितना टाइम तक म्यूज़िक रहता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि किस तरह का म्यूज़िक हम लोग यूज़ करें। अगर म्यूज़िक में मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है वो उसी को यूज़ करो। मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक नहीं यूज़ किया था गाइस। मैं जो मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं, स्टार्टिंग मैंने उन्हीं से की थी, क्योंकि मुझे खुद वही ज़्यादा पसंद है। और आपने देखा होगा अर्नव गाता भी वही ज़्यादा गाने हैं जो मेलोडीज होते हैं, जो स्लो मोशन में होते हैं, उन्हीं अर्नव उनको ज़्यादा पसंद करता है। ज़्यादा हाई स्पीड में और हल्ले शोर वाले गाने उसको पसंद भी नहीं हैं। तो और वो हम लोगों को भी पसंद नहीं है, तो हम लोग घर पे वो चीज़ें लगाते ही नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंटल ही यूज़ करो, आप जो मेलोडियस सॉन्ग्स हैं वो यूज़ कीजिए, जो मतलब अच्छे लगते हैं सुनने में। आपको लगता है कि इनको सुन के बच्चे को थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा शांति मिलेगी, वो चीज़ें यूज़ करो। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि आपको कौन से गाने सुनाने हैं। आप चाहो तो इंस्ट्रूमेंटल ट्राई करो, आप चाहो तो नॉर्मल जो सॉन्ग होते हैं, जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं, वो ट्राई कीजिए। तो दोनों ही ट्राई कीजिए। हो सकता है कौन से म्यूज़िक में आपके बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए। अगर सॉन्ग में आता है तो बच्चे गाना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो और भी अच्छी चीज़ रहती है। जैसे बच्चे राइम्स गाते हैं, उसी तरह से बच्चे सॉन्ग भी गाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी ज़्यादा बेटर है। एक पेरेंट ने मेरे से पूछा है कि मेरे बच्चे का तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मैं कौन से गाने सुनाऊँ। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो इंग्लिश में भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अर्नव भी सुनता है। बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो सुनने में बहुत मेलोडियस लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आप म्यूज़िक को एक्सप्लोर कीजिए और ट्राई कीजिए, तो ये चीज़ स्टिल मुझे हेल्प कर रही है। तो अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो सारे ही सॉल्यूशन आप लोग फॉलो करके देखिए। थर्ड जो वजह होती है स्टीमिंग की, वो होता है कोई ऐसा एनवायरनमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन,
कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे के साथ हो रही है जो उसको अनकंफर्टेबल बना रही है या जिसके साथ बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है, जो कि अनदर एक रीज़न होता है। जब आप देखते हो कि मेरे बच्चे का जो स्टीमिंग है वो सडनली इंक्रीज़ कर गया है, तो वहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है कि अब कौन सी सिचुएशन ऐसी हो रही है, कौन सी ऐसी नई चीज़ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टीमिंग कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ से आज के इस वीडियो की शुरुआत होती है गाइस। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि स्टीमिंग को आप लोग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से ये कभी ख़त्म नहीं होती है। थ्रू आउट द लाइफ आपको ये चीज़ दिखेगी कि कई बार ये स्टीमिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। आप लोग जैसे ही सोचने लगते हो कि हाँ अब जाने वाली है, अब ऑलमोस्ट टैकल हो गई है स्टीमिंग और अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सडनली आप देखते हो कुछ टाइम बाद वो फिर से स्टीमिंग जो है वो मतलब बार बार उसका ग्राफ जो है वो अप डाउन होते जाता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं गाइस। बच्चे का एज के साथ उसकी ज़रूरतें, लाइक नॉर्मल किड, उसकी ज़रूरतें जो हैं वो चेंज होती जाती हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज होती जाती हैं। जब बच्चा छोटा है तब तो हम लोग उसको पार्क में लेके जा रहे हैं, बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, झूले में जा रहा है, स्लाइड में जा रहा है, किसी तरह से वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, मतलब उसका टाइम स्पेंड हो रहा है अच्छे से। लेकिन एक एज ऐसी आती है लाइक नॉर्मल किड, उनको भी ग्राउंड में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। फिर क्या फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि अब बड़े हो गए हैं, अब खुद से ये अपने आप को हैंडल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बार बार बच्चा जो है वो जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको टैकल करने में या उन सिचुएशन के साथ कोप अप करने में बच्चा जो है वो अपने आप को मतलब वो कोप अप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बार बार जो है वो स्टीमिंग जो है वो राइज होने लगती है। अर्नव की बात करूँ गाइस, तो अर्नव अभी टीनेज में एंटर कर चुका है। तो डेफिनेटली टीनेज में तो नॉर्मल किड्स में भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं। तो सेम वो चीज़ हम लोग अर्नव में नोटिस कर रहे हैं। इस बात के लिए अर्नव की जो वर्बल स्टीमिंग है, जो कि अभी बिल्कुल उसकी ऐसे ना हेल्पलेस वाली मतलब सिचुएशन हो गई है, मतलब उसको कंट्रोल करने में आप लोग देख रहे हो कि उसने एक नया तरीका निकाल लिया है अपनी स्टीमिंग को रोकने के लिए। मतलब जब भी उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरा वर्बल स्टीमिंग हो गया, तो उसके बाद वो इस तरह से पॉट बना लेता है। मे बी उसको वो प्रेशर मिलता है मसल्स को, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है वो चीज़ में। और वो चीज़ मुझे बाद में पता लगी, पहले तो मैंने सोचा कि जस्ट फन, बिकॉज पहले हम लोग फन के लिए उस चीज़ को खेलते थे, उसको वो चीज़ पहले से पता है, वो मैक्सिमम टाइम मतलब ये चीज़ खेलता है, जैसे इस तरह से फुलाना है, फिर मुझे बोलता है कि मम्मी पॉट फोड़ना है, मतलब पॉट बस्ट करो, ये मतलब हैंड से, ये सब खेलने में था पहले। लेकिन खेल खेल में उसने इस चीज़ को अपनी वर्बल स्टीमिंग का सॉल्यूशन बना लिया। मैंने वो चीज़ देखी जब वो फ़ोन देख रहा है, जब उसको अपने वो फ़ोन वीडियोस देखने हैं, जो कि वो जनरली डो वाले वीडियो देखता है, जिसमें उसको वो साउंड्स सुननी होती हैं, जो डो की साउंड्स होती हैं बच्चों की वीडियोस वाली में। समटाइम्स वो वाले वीडियो जब वो देखता है, तो तब तो उसको मैं कोई प्रेशर पुट नहीं कर रही हूँ कि तुम अपना वर्बल स्टीमिंग रोको या बंद करो। तो वो क्या करता है, उस टाइम पे पॉट बना के रखता है ताकि उसकी वर्बल स्टीमिंग जो है वो वीडियो से जो साउंड आ रही है उसमें मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। तो किस तरह से वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने उसको नहीं सिखाई, मैंने नहीं बोला कि तुम पॉट बनाओ जब तुम वर्बल स्टीमिंग करना स्टार्ट करते हो। तो ये चीज़ उसने खुद से की गाइस। उसको खुद ही कुछ टाइम के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्टीमिंग हो गई है। आई डोंट नो, उसको मसल में पेन होने लगता है या क्या होने लगता है। तो कुछ टाइम के बाद वो इस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर रहा है। तो और ये भी बोलना चाहूँगी कि ये 10 ईयर के बाद स्टार्ट हुआ, अभी 1-2 महीने से ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और मे बी ये टीनेज की जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टीमिंग इश्यूज़ आपके बच्चे में होते हैं, जैसे उसमें वर्बल स्टीमिंग है तो वो आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, अगर कोई और स्टीमिंग इशू है तो वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। सेम रीज़न है, अगर आपको भी ऐसा सडन इंक्रीज दिखता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो नया हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये थर्ड रीज़न है गाइस हर तरह की स्टीमिंग का। एक सोल्यूशन तो स्टीमिंग इशू को सॉल्व करने का ये होता है कि आप जो सेंसरी इनपुट देते हो, जो थेरेपी एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मली आप मतलब करवाते हो, तो थोड़ा सा स्टीमिंग जो है वो कम होती है। लेकिन
ये जो दूसरा रीज़न है हर टाइप के स्टीमिंग बिहेवियर के लिए, कि जब बच्चे अनकंफर्टेबल हैं अपनी सिचुएशंस के साथ, वो मतलब रेस्टलेस हैं, किसी सिचुएशन से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तब भी स्टीमिंग होती है। तो अब ये वाली जो दूसरा मैंने आपको सिचुएशन बताया है, तो ये सिचुएशन थ्रू आउट द लाइफ रहेगी गाइस। इनके लिए लाइफ का हर चैलेंज, जैसे अभी अर्नब टीनेज में जाएगा या फिर 20 ईयर 30 ईयर में जिस तरह से चीज़ें चेंज होंगी, तो डेफिनेटली वो उस टाइम पे उस लेवल पे तो नहीं होगा कि इमीडिएटली उन चीज़ों को वो टैकल कर पाए या उन इमीडिएटली उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर पाए या समझ पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो स्टीमिंग का जो ग्राफ है, ये थ्रू आउट द लाइफ इन माय एक्सपीरियंस, जो मुझे अभी तक लग रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा है, मुझे लगता है कि ये जो है वो अप डाउन आपको स्टीमिंग में दिखते रहेंगे। तो आपका जो गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे का स्टीमिंग इशू जो है वो मुझे पूरी तरह से ख़त्म करना है। अगर फोर्सफुली आपने स्टीमिंग को बंद करने की कोशिश की गाइस, आप लोगों को ये क्यों सजेस्ट किया जाता है कि जब भी बच्चे कोई भी स्टीमिंग करते हैं तो आपको उनको डिस्ट्रैक्ट करना है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब आप फोर्सफुली उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हो, समटाइम आप डांटते हो, या बोलना नहीं चाहूँगी मारते भी हैं कई बार, बिकॉज खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। मुझे पता है एक ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ भी करते हैं तो उससे क्या होता है, वो स्टीमिंग और ज़्यादा ट्रिगर होती है और आपको लगता है कि बच्चा डर रहा है और डर में आके बच्चा और ज़्यादा स्टीमिंग करता है उस चीज़ के लिए। इसलिए आपको बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्ट करना है, ताकि बच्चे को पता ना चले कि मेरे स्टीमिंग इशू को या मेरी स्टीमिंग को रोका जा रहा है। उसको वो फील नहीं होना चाहिए कि उसको दबाया जा रहा है, उसकी स्टीमिंग को दबाया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि बच्चे के जो बिहेवियर है, उसका जो एग्रेसिव और इरिटेशन वाला नेचर है वो नहीं बढ़ता है और वो रिलैक्स रहता है, काम रहता है। अगर काम रहेगा तो ब्रेन फंक्शनिंग अच्छे से होगी, लर्निंग भी अच्छे से होती है। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए जो वो डिस्ट्रैक्शन सजेस्ट की जाती है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े होते हैं तब भी। अभी अर्नब को खुद से महसूस हो रहा है कि बिकॉज उसको भी वो चीज़ दिख रही है कि मेरी वर्बल स्टीमिंग सडनली बढ़ गई है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम करना पड़ रहा है। इसलिए वो हर कुछ टाइम के बाद वो पॉट बना लेता है और पॉट बनाने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, फिर स्टीमिंग शुरू हो जाती है, फिर से वो पॉट बनाता है, मुंह फुलाता है। तो वो मतलब खुद से उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको वो चीज़ अभी दिमाग में मैसेज चला गया है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं वियर्ड है। लाइक अगर वो स्कूल में भी थोड़ा सा करता है, सम टाइम उसको टीचर भी डांटते होंगे, तो उसको वो चीज़ पता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मुझे इसको कंट्रोल करना है। बट यस, साइड वाइज उसका जो इरिटेशन वाला और जो दूसरा रेस्टलेस वाला जो बिहेवियर है वो भी हम लोगों को दिख रहा है। इसका मतलब इसका ये वाली जो स्टीमिंग है, इसका जो रीज़न है वो यही है कि कहीं ना कहीं या तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ये स्टीमिंग ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए मुझे क्या सोल्यूशन, अभी फाइनली मुझे क्या सोल्यूशन दिख रहा है गाइस? सबसे पहले तो अगर सडन इंक्रीज आपको स्टीमिंग में दिखता है तो आप कोई एक्सप्रेशन मत दो गाइस। ना तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन देना है, ना आपको मतलब इस तरह से फन वाला हंसने वाला एक्सप्रेशन देना है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है। एटलीस्ट वो आप टाइम होगा आपके लिए उस सिचुएशन को समझने के लिए कि ये स्टीमिंग किस वजह से ट्रिगर हो रही है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आप कोई एक्सप्रेशन मत दीजिए, बिकॉज अगर वो स्टीमिंग आपके रिस्पॉन्स से और ज़्यादा ट्रिगर होने वाली है तो लॉस आपका ही है। तो बेटर है हम लोग कोई एक्सप्रेशन ना दें। टिल देन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ हो रही है। तो अभी जो मैं चीज़ कर रही हूँ वो ये कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिलैक्स रखूँ। जो भी मैं उसको लर्निंग करवाती हूँ या एकेडमिक उसका करवाती हूँ, जो भी है वो सब मैं कुछ टाइम के लिए साइड में रख रही हूँ और उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हूँ। उसको साइकिलिंग पसंद है या भी उसको ग्राउंड में जाना पसंद है, तो आज तो छुट्टी थी तो मैंने उसको 2-3 टाइम उसको बाहर ही रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलैक्स रहे, उसको जो करना है वो करे। घर में भी उसको जो करना है वो करे, वो मैं करने दे रही हूँ। मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए मैं उसको बोल नहीं रही हूँ कि तुम ये करो या वो करो, ताकि वो रिलैक्स रहे। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई है, इसका जो मेरा सॉल्यूशन है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करूं जो उसको पसंद है, जिसमें वो कंफर्टेबल रहे।
बिकॉज बॉडी में जो चेंजेस की वजह से अगर जो बिहेवियर उसका ट्रिगर हो रहा है या जो भी स्ट्रीमिंग हो रही है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आता है, समटाइम्स एकेडमिक का आता है या लर्निंग का आता है, या कुछ भी हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं कि हाँ अभी ऐसे करो ऐसे करो, वो चीज़ें मैं बिल्कुल साइड में रख दूंगी, ताकि जितना मेरे से बनता है उतना मैं उसको रिलैक्स रखूंगी। बाकी मुझे लगता है कि जैसे टाइम के साथ बाकी फेज़ निकले हैं, ये फेज़ भी निकलेंगे, और मुझे लगता है कि टाइम के साथ वो समझ आएगा और खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी सीखेगा। जैसे इसने अभी स्टीमिंग का निकाला है, पॉट बनाने का, तो मैं बिल्कुल उसको मैं मना कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, उसको मना करूँ। फिर भी मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है तुम मुंह मत फुलाओ, ओके तुमको बोलना है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है मुझे तुम्हारी स्टीमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ताकि वो रिलैक्स रहे। बट ऐसा नहीं है, वो उसको कंफर्टेबल होने के बाद भी वो चीज़ करनी ही है। इसका मतलब उसको समटाइम मुझे लगता है पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो खुद को रिलैक्स करने के लिए वो चीज़ें कर रहा है गाइस। तो ये अनदर अपडेट है कि टीन एज में जाके भी इन बच्चों को जो है वो नया एक आपके सामने चैलेंज आ जाता है। इस सिचुएशन को आपको नए तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आगे भी अपडेट देती रहूँगी कि किस तरह से हम लोग हैंडल कर रहे हैं और किन चीज़ों से उसको बेनिफिट हो रहा है। क्या मेरे इस रिलैक्सिंग बिहेवियर से उसकी जो स्टीमिंग है वो रिड्यूस होगी, या फिर ये जो उसका करंट बिहेवियर चल रहा है ये कब तक रहेगा। अभी अगर स्टार्ट हुआ तो अभी से ये कब तक रहेगा, या वो इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करने की कोशिश करेगा, ये तो हम लोग फ्यूचर में ही देखेंगे गाइस। लेकिन आज के इस वीडियो में एक मेन चीज़ जो हम लोगों ने जानी है वो ये है गाइस कि जो स्टीमिंग है उसको आपको फोर्सफुली स्टॉप नहीं करना है। ये ऑटिज़म का नेचुरल पार्ट है, नेचुरल प्रोसेस है। इसको आपको थोड़े टाइम के लिए अलाउ आपको करना ही पड़ेगा। बस इतना ख्याल रखना है कि ये लर्निंग में बच्चे को प्रॉब्लम ना करे। जब भी आप लर्निंग करवाते हो या बाहर लेके जा रहे हो तो कुछ टाइम के लिए तो आपको ये चीज़ें अलाउ करनी ही पड़ेंगी, और ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे ये स्टीमिंग पूरी तरह से ख़त्म करनी है। ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप चाहोगे भी, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें पॉसिबल हैं, बिकॉज बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब बच्चे के सामने नए चैलेंज खड़े हो जाएंगे, और तब उनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म यही होता है स्टीमिंग का। बिकॉज वो बोल नहीं सकते हैं, बोलते भी हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको बोल के या गूगल पे जाके सर्च करके तो वो ढूंढ नहीं सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो समझा नहीं सकते हैं, और एनीवे वो समझ भी नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से ये स्टीमिंग और ज़्यादा बढ़ती है। तो डरना घबराना नहीं है कि सडन इंक्रीज़ हो गया है तो ठीक है, जिस तरह से वो इंक्रीज़ हुई है उसी तरह से वो अपने नॉर्मल लेवल पे भी आ जाएगी, तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। सो आई थिंक आज के इस वीडियो से आपको हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।